आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है भृंगराज। तो भृंग का मतलब होता है भंवरे और राज का मतलब होता है राजा। ये जो है भंवरों की राजा की तरह होता है, इसलिए इसका नाम है भृंगराज। जो वर्ड भृंगराज है, इसका मतलब है इसका जो पुष्प होता है, फ्लावर होता है जो भृंगराज का, वो भौरों की तरह प्रकाशित होता है, इसलिए इसे जो है भृंगराज कहा जाता है। बोटेनिकल नेम होता है इसका एक्लिप्टा एल्बा। जो एक्लिप्टा है ये इसका जीनस नेम है और एल्बा जो है वो इसका स्पीशीज नेम है। जब भी हाथ से इनको लिखा जाता है तो दोनों वर्ड्स को सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। फैमिली होती है इसकी एस्ट्रेसी। इंग्लिश में भृंगराज को फोल्स डेजी कहा जाता है, हिंदी में इसे जो है भांगरा भी कहते हैं। क्लासिकल कैटेगराइजेशन की बात करें तो आचार्य चरक ने और आचार्य सुश्रुत ने इसे कहीं भी नहीं बताया, किसी भी महाकाशय में किसी भी खंड में इसका वर्णन नहीं किया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसका वर्णन किया है गुरुच्य आदि वर्ग में। पर्याय या फिर सिनोनिम्स की बात करें तो इसका एक पर्याय होता है भृंगराज, क्योंकि ये भ्रमरों को या भंवरों को आनंदित करता है, उनकी तरह प्रकाशित भी होता है। केश रंजन इसे कहा जाता है क्योंकि ये केश यानी कि जो बाल होते हैं उनका रंजन करता है। रंजन यानी कि कलर देना। तो जो बाल वाइट हो जाते हैं उन्हें कलर देने का काम करता है, इसलिए इसका नाम है केश रंजन। केशों को रंगने व पोषण देने के कारण इसे केश रंजन कहा जाता है। केशराज क्योंकि ये केश होता है, हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है और केशों को सुशोभित करता है, इसलिए इसे केशराज भी कहा जाता है। मार्कव क्योंकि ये बालों की सफेदी को दूर करता है। अंगारक भी इसे कहते हैं, भृंग भी कहते हैं। महानील नील पुष्प क्योंकि एक इसकी नील वैरायटी भी होती है और सूर्यवर्त भी इसे कहा जाता है। बेसोनिम की हमने बात करी ली, जो इसका मूल नाम है वो इसलिए है क्योंकि ये भोरों की तरह प्रकाशित होता है। हैबिटेट की बात करें तो ये जो हमारा प्लांट है भृंगराज, ये कॉमनली मोइस्ट एरियाज में ग्रो करता है जहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है। कॉमनली फाउंड इन द कर्नाटका, केरला एंड उत्तर प्रदेश। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक स्मॉल एनुअल हर्ब होती है, छोटी सी हर्ब होती है, इसमें टैप रूट रहती है और वो ब्रांच्ड होती है। स्टेम जो है हर्बेशियस यानी कि ग्रीन रहेगा क्योंकि एक हर्ब है। इरेक्ट यानी कि सीधा होता है और ब्रांच्ड होता है। लीव जो है इसके अंदर सिंपल रहते हैं, ऑपोजिट रहते हैं। ऑपोजिट लीव्स इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से लीव्स का अरेंजमेंट ऑपोजिट में रहता है। सब सेसाइल होते हैं। सेसाइल का मतलब होता है बिल्कुल छोटे, और सब सेसाइल का मतलब होता है उससे थोड़े से बड़े साइज में। एलिप्टिकल होते हैं और रेटिकुलेट वेनिशन इनके अंदर रहती हैं। फ्लावर्स जो हैं वो स्मॉल रहते हैं, वाइट कलर के होते हैं और अंदर से जो है बेल शेप्ड होते हैं। फ्रूट जो है वो छोटा होता है, कंप्रेस्ड होता है और पकने पर जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। सीड्स आर स्मॉल एंड ब्लैक। तो इस तरीके से भृंगराज जो है हमारा दिखाई देता है। ये एक छोटी सी हर्ब होती है। स्टेम जो है इसकी हर्बेशियस रहती है, इरेक्ट होती है और ब्रांच्ड होती है। लीव्स की बात करें तो इसके अंदर जो है सिंपल लीव्स हैं, तो ये इसकी जो है हर्बेशियस स्टेम है। और इसके लीव्स हम देख सकते हैं कि इधर से एक लीव्स निकला, इधर से एक लीव्स निकला, तो ये जो है ऑपोजिट पैटर्न है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं अपोजिट लीव्स हैं। और सब ससाइल यानी कि छोटे से थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े से बड़े साइज के और ऐसे इलेप्टिकल शेप वाले होते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन जो है इनके अंदर क्लियरली हमें दिख ही रही है इस टाइप से। और फ्लावर्स जो हैं इसके अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे वाइट कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स रहते हैं। और ये जो है इसका फ्रूट होता है जो कि ग्रीन कलर का यहाँ पर दिखा रखा है, पकने पर जो है ब्राउन कलर का हो जाता है। फ्लावर्स आर स्मॉल एंड वाइट कलर, फ्रूट इज स्मॉल एंड कंप्रेस्ड। सीड्स जो हैं वो छोटे रहते हैं और ब्लैक कलर के रहते हैं, इस टाइप से दिखाई देते हैं। उसके बाद इसका जो है कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है, तो इसका हम जो है पंचांग यानी कि इसके पांचों अंग यूज़ कर लेते हैं। होल प्लांट इसका यूज़ किया जाता है क्योंकि एक छोटा प्लांट है तो एक पार्ट एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल होता है और वो जो है कम्प्लीटली काम भी नहीं आता, इसलिए पूरा ही प्लांट यूज़ कर लिया जाता है। रस की बात करें तो ये रस में जो है कटु और तिक्त होता है, गुण में लघु और रुक्ष होता है। कटु तिक्त रस है तो ऑटोमेटिकली विपाक कैसा होगा, कटु होगा। और कटुतिक्त जो है वातवर्धक रस हैं तो गुण भी जो है वातवर्धक ही होंगे, लघु और रुक्ष होंगे। कटु रस होने की वजह से जो इसका वीर्य है वो भी उष्ण रहता है। दोष कर्म की बात करें तो ये जो है कफ और वात का शमन करता है।
उष्णवीर्य वाला है। कफ और वात जो हैं दोनों ही शीत होते हैं, इसलिए ये कफ और वात दोनों का शमन करता है। कटु रस होने की वजह से और कटु विपाक होने की वजह से ये जो है कफ का भी शमन करता है। इसके भेद या वैरायटीज़ की बात करें तो राजनिघंटु ने इसकी 3 वैरायटीज़ बताई हैं, श्वेत, पीत और नील। 3 कलर की बताई हैं। मुख्य कर्म की बात करें तो ये जो है केशियो होता है, हेयर की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। उत्तम रसायन होता है। शोथहर जो इन्फ्लेमेशन है उसे दूर करता है। ज्वरहर होता है, ज्वर का नाश करता है। कृमिघ्न कृमियों का नाश करेगा। त्वचा त्वचा के लिए अच्छा है। चक्षुष्य चक्षुओं के लिए हितकर होता है। रक्त का प्रसादन करता है और रक्त का वर्धन भी करता है। कफ और वात का शमन करने वाला होता है। फार्मेकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो हिपैटोप्रोटेक्टिव होता है। हेयर ग्रोथ स्टिमुलेटर होता है। एंटी माइक्रोबियल एंटीबैक्टीरियल है क्योंकि ये उष्णवीर्य वाला है। वुंड की हीलिंग की प्रॉपर्टीज है इसमें। एंटीऑक्सीडेंट होता है। हाइपोटेंसिव होता है। फाइटो कंस्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसका जो है मेन कंस्टिट्यूएंट रहता है एक्लिप्टिन। एक्लिप्टिन जो है वो हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसी वजह से जो भृंगराज है वो केशों का रंजन करता है और हेयर्स की जो ग्रोथ है उसे भी स्टिमुलेट करता है। इसके अलावा इसमें रहता है विडालोलैक्टोन, स्टिग्मास्टिरोल, फ्लेवोनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। रोगग्नता या थेरेपेटिक इंडिकेशंस की बात करें तो जो ये हमारा था, ये हमारा रक्त प्रसादन और रक्तवर्धन था। इसी वजह से कामला में, पांडु में और रक्त विकारों में इसको यूज़ किया जाता है। केश्य था, इसी वजह से इसे खालित्य में यूज़ करते हैं, पालित्य में यूज़ करते हैं। पालित्य में जब बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब इसका यूज़ किया जाता है। खालित्य जब बाल झड़ जाते हैं, सिर का खाली हो जाना जो है वो खालित्य कहा जाता है, तो वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। त्वचा था इसलिए त्वक विकारों में यूज़ करेंगे। दृष्टि दौर्बल्य में यूज़ करेंगे क्योंकि ये चक्षुष्य था। केश रोगों में हितकारी होता है। ज्वरहर और शोथहर था तो ज्वर में और शोथ में यूज़ करते हैं। उदरस्थ कृमियों में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये कृमि नाशक होता है और इसका यूज़ जो है ज्वर में किया जा सकता है, ये हमने देख ही लिया। अमेयिक प्रयोग की बात करें किस तरीके से इसको यूज़ करना है तो पलित रोग जो होता है उसके अंदर भृंगराज का स्वरस यूज़ किया जाता है। एक प्रस्थ यानी कि 768 ml भृंगराज का स्वरस यूज़ करेंगे। उसके अंदर सेम अमाउंट में गोदुग्ध ऐड करेंगे और एक पल यानी कि 48 ग्राम जो है मुलेठी ऐड करते हैं। एक कुड़व यानी कि 192 ml तिल का तेल मिलाकर उन्हें जो है पकाना है। तो तेल के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे, उसको पकाएंगे तो उस तेल से बाद में नस लेते हैं। चरक चिकित्सा 26 की रेफरेंस है। श्वित्र या फिर ल्यूकोडर्मा यानी कि त्वक रोगों में भी इसका यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भृंगराज को जो है लोहे के पात्र में तेल के साथ भून कर खाया जाता है और उसके बाद बीजक से सिद्ध किए हुए दूध को पीना चाहिए, तो उससे जो श्वित्र रोग है वो ठीक हो जाता है। थर्ड इज रसायनार्थ। भृंगराज का जो स्वरस है उसका लगातार 1 महीने तक सेवन करने पर ये जो है रसायन का काम करता है और साथ में ही सिर्फ और सिर्फ शीर अन्न का सेवन करना चाहिए जब इसका प्रयोग कर रहे हैं रसायन के लिए। शीर अन्न यानी कि सिर्फ दूध और उसकी विकृतियाँ जो हैं उन्हें खाना चाहिए। देन सूर्यावर्त। सूर्यावर्त जो है वो एक टाइप का हेडेक होता है, उसके अंदर इसका यूज़ किया जाता है। भृंगराज स्वरस में जो है अजा दुग्ध यानी कि बकरे का दूध मिलाना है और सूर्य ताप से तपित करके यानी कि उसे धूप में सुखाना है, धूप में गर्म करना है और फिर उससे नस्से लेना है, तो वो जो है सूर्यवर्त में इफेक्टिव होता है। विशिष्ट योग की बात करें तो भृंगराज का तेल अवेलेबल है मार्केट में, भृंगराज घृत अवेलेबल है, षडबिंदु तेल अवेलेबल है, भृंगराज आदि चूर्ण है, पंचनिम्ब चूर्ण है। तो ये इसके विशिष्ट योग हो गए। मात्रा की बात करें तो इसका स्वरस यूज़ किया जाता है 10 से 20 ml और चूर्ण जो है वो 3 से 6 ग्राम यूज़ होता है, तो दोनों ही जो है इसके स्टैंडर्ड डोज हैं। तो इसी के साथ भृंगराज हमारा कंप्लीट हो जाता है।